आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम हमारे फोर्थ चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफी सारे डॉट स्ट्रक्चर कर लिए हैं ऑलरेडी, वैसे तो और जरूरत नहीं है कराने की, बट एक थोड़ा सा अलग डॉट स्ट्रक्चर है सल्फर का, जो आपका सेकंड इंडेक्स क्वेश्चन था। हम उसको एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद देखोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। तब हम इंडेक्स का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, वैसे डॉट स्ट्रक्चर तो सेम है, बट इसमें एक चीज अलग है, वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन dot structure, what would be the electron dot structure of a molecule of a sulfur. ठीक है, which is made up of एक सल्फर, ठीक है, एटम्स। अब जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन बोलते रहते हैं, ऑक्सीजन हमारी बेसिक नीड भी है। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन होता है ये हवा में भी प्रेजेंट होता है, मतलब नेचर में ये प्रेजेंट होता है। तो जो ऑक्सीजन नेचर में हमें O2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नेचर में ऑक्सीजन हमें किसके फॉर्म में मिलता है? O2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में। कभी क्लोरीन नाम सुना हो, जो सोडियम के साथ लगा रहता है, वो भी नेचर में अगर हम ढूंढे तो हमें Cl2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा सल्फर है वो नेचर में S8 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पर ना लिखी रहती तो भी हमें पता होना चाहिए कि जो सल्फर है हमारा नेचर में S8 की फॉर्म में मिलता है। ये चीज याद रखना, क्योंकि आगे जाके जैसे हम रिएक्शंस लिखेंगे तो वहां पर लिखा हो कि सल्फर यूज करना है हमें, तो वहां पर हम खाली S नहीं लिखेंगे, सल्फर की जगह हम S8 ही लिखेंगे, क्योंकि नेचर में हमें सल्फर S8 में मिलता है। तो जैसा हमें नेचर में मिलता है हम उसे वैसे ही यूज कर लेते हैं, या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। लेकिन नेचर की बात की जाए, अगर उसके स्टार्टिंग फॉर्म की बात की जाए, तो नेचर में हमारा सल्फर है वो S8 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हमें इस S8 का ही स्ट्रक्चर बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 8 सल्फर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे 8 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। कितने सल्फर है? 8। तो 8 सल्फर है हमारे। पहले तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन होगी 2 8 6, शेल्स K L, और ये हो गई हमारी M। कौन सी शेल होगी? K L M। क्या बनाना है हमें? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं? उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उसके आसपास डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है यहाँ पर? इसे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे सल्फर्स आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब शेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं। कितने सल्फर है? 8। तो 8 सल्फर हम लिख लेते हैं अपने। ये सारे सल्फर्स आपस में जुड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं हम ऊपर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सबके हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये आपस में क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। शेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो आपस में ही दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स किसी के लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके 8, और 8 ही उसे चाहिए थे हमारे। ठीक है, ये रहा सल्फर। ठीक, ये रहा हमारा दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से बना लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे सल्फर के दोनों कॉर्नर्स पर, ताकि दोनों कुछ सल्फर्स के किसी से भी शेयर करना चाहे हम वो हो जाए। तो इस तरह सल्फर्स के साथ बनाना दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन इस तरह साइड में। जैसे ये वाला सल्फर है, तो इस सल्फर के पास दो, इस सल्फर के पास दो, चाहे इधर बना चाहे इधर बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। ठीक है, बना दिया हमने इसे। ये रही। ठीक है, अब देखते हैं शेयर कैसे करते हैं। 6 है, 2 चाहिए, इसके ले लेते ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीटेड। ठीक है, इसने दूसरे सल्फर से दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब इस सल्फर की बारी है। ये सल्फर क्या करेगा, नीचे वाले से दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नीचे नीचे वाले से लेते जाओ। ठीक है, इसकी बात करें तो ये नीचे वाले से दो ले लेगा। इसकी बात करें, ये नीचे वाले से दो ले लेगा। इसकी बात करें, अपने साथ वाले से अपने नीचे वाले से लेते जा रहे हैं। अब ये इससे ले लेगा। ठीक है, ये इससे ले लेगा, और ये वाला इसने सिर्फ इसके लिए थे, मतलब किसी को दी नहीं, तो ये इससे लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, जो बीच में सर्कल है, मतलब दो सल्फर्स का सर्कल है, उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन पर मिलके क्या देते हैं हमें, एक बॉन्ड। तो इस तरह सारे सल्फर्स एक एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ते हैं आपस में, तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन शेप बनता है। कैसा बनता है, क्राउन शेप, मतलब ताज जैसा। जैसे राजा रानी होता है ना, टीवी में दिखाते हैं, उनके ताज होते हैं बड़े बड़े, तो इसी तरह क्राउन शेप्ड सल्फर का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अभी 8 आपस में जुड़ चुके हैं, देखते जाना मैं कैसे बनाऊंगी, कभी गड़बड़। पहले हम एक ऊपर बना देंगे छोटा डब्लू, और फिर इस एंड से मिलके बनाएंगे बड़ा, और एंड्स ऐसे ही आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, हर एंड पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, सल्फर, हर कॉर्नर पर एक सल्फर होगा। ठीक है, तो हर कॉर्नर पर एक हमारा सल्फर है। तो जो ये स्ट्रक्चर बना, जो ये शेप बनी इसकी, ये क्राउन जैसी बन जाती है, ताज जैसी बन जाती है। तो हम बोल देते हैं जो हमारा सल्फर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन शेप्ड होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्राउन शेप्ड सल्फर मोलिक्यूल, क्राउन शेप्ड S8 मोलिक्यूल। तो आज हमें एक नई बात पता चली, एक क्यों दो दो पता चली, कि सल्फर है जो नेचर में वो किस तरह मिलता है,
S8 की फॉर्म में। मतलब सल्फर का बहुत मिला जुला स्वभाव है, वो अपने लोगों से मिलकर रहता है, तभी तो 8 सल्फर जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब जो लोगों को जोड़कर रखता है वो अच्छा आता है। ठीक है। और तो उसे हमने राजा मान लिया कि भाई इतने लोग इकट्ठे चलते हैं, बहुत इज्जत है इसकी, तो हमने उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। मतलब भाई सल्फर तो राजा बन गया, तो राजा का मुकुट होता है, वो मुकुट ही इसका उसका क्राउन ही उसका स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है। तो यहाँ हमें पता चला कि सल्फर है जो हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी शेप होती है, वो क्राउन शेप्ड होती है। ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी आप लोगों से, कि जो हमारा कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। या फिर शेयर करेगा, या फिर कुछ भी नहीं करेगा। तो उसके लिए हम एक छोटी सी बात पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, उसको समझाने से पहले। अब जैसे कोई भी एटम होता है, सबका एक अपना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको गेन कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, तो इससे हम उनका नंबर चेंज कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर चेंज नहीं होता। तो जो जितना एटॉमिक नंबर होता है जिस भी एलिमेंट का, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम चेंज कर सकते हैं बाय गेनिंग और बाय लूजिंग। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल देते हैं, अब देखो सबने देखा हुआ है एटम, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होती है केशन, एल्शन, एमिशन, एंशन। और ये सारी शेल्स इलेक्ट्रॉन से भरी रहती है। ठीक है। इसमें भी होते हैं, कईयों में इनमें भी होते हैं। ये सारे शेल्स इलेक्ट्रॉन्स में भरी रहती है। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, पी से प्रोटॉन, पी से ही पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उन पर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर ये आपस में रिपल्शन नहीं कर रहे। रिपल्शन नहीं कर रहे मतलब अगर रिपल्शन कर रहे होते तो ये इनको आपस में तो धक्का मार रहे होते हैं, दोनों इनको भी धक्का मार रहे होते, ये आगे फर्दर धक्का मार रहे होते, ऐसे ही धक्का मुक्की चल रही होती और जो हमारा एटम है वो भी बन ही नहीं पाता। ठीक है। लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होता, एटम्स तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होता। तो वो रिपल्शन क्यों नहीं होता, वो होता है सब कुछ प्रोटॉन्स की वजह से। क्योंकि हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मान लो दो, किसी का एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का ही होता है, उसके अंदर 2 ही प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा, ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके बांध कर रखेगा। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन से बंधा रहेगा, तो ये आपस में बंधे रहते हैं। मतलब जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे प्रोटॉन्स को संभाल के रखते हैं। ठीक है। तो मतलब जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को संभालने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है।
आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे घर ज्यादातर हम सब दो तीन मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें तो अच्छे से संभाल के रखते हैं, हम उनके बच्चे हैं वो हमें अच्छे से संभाल के रखते हैं। ठीक है, लेकिन वही कहीं बाहर से कोई बच्चे आ जाए, क्या हमारे पेरेंट्स का उन पर उतना अच्छा होल्ड हो पाता है? नहीं। अगर वो कोई शरारत भी करते हैं उनको कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अपनों पर हमें अच्छा होल्ड होता है एज कंपेयर टू अदर पर्संस। अब मैंने ये बात क्यों समझाई वो देख लेते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4, शेल हो गई K L। L में हमें चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितने? 4। तो हमें रिक्वायरमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 4 ही इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पहले यहां से देख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट केस एज्यूम करके चलते हैं। पहले हम फर्स्ट केस एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कार्बन है, मान लो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, मतलब किसी के 4 बच्चे उठा के ले आए हम अपने घर पे। ठीक है, 4 बच्चे। बच्चे तो पता ही है कितने छोटे छोटे हैं वो सारे, ठीक, कितने शरारती होते हैं। क्या संभालना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा कार्बन का एटम होता है उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को ही संभालने का दम रखते हैं। चलो एक आधा बच्चा आ गया, मतलब एक आधा इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले लें, तो एक बार को हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, आई थिंक आप सभी लोगों ने बस में ट्रेवल किया होगा जिंदगी में, एक बार एक ना एक बार तो किया ही होता है सभी ने। ठीक है, बस में नहीं किया, गाड़ी में भी किया ही होगा। तो क्या होता है कई बार बस में, जैसे 2 की सीट होती है तो बस कंडक्टर क्या करता है, जबरदस्ती तीसरे को बिठा देता है। चलो जैसे कैसे हम एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह वो 3 वाली सीट पे क्या करता है, जबरदस्ती चौथे को एडजस्ट कर देता है। हम जैसे कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। मान लो 5वां और एडजस्ट करना हो जैसे 3 वाली सीट पे, छोटा बच्चा है अगर तो गोद में बैठा दो, चलो फिर भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, क्या उससे ज्यादा वो सीट एडजस्ट कर पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगी। वहां पर जो लोग बैठे हैं उनके बीच में आपस में क्या होना शुरू हो जाएगा? धक्का मुक्की शुरू होना जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारा कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले कितने थे उसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पर आपस में रिपल्शन होने लगता है। रिपल्शन होने लगता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। ठीक है, धक्का मुक्की करते हैं तो वो हमारा मॉलिक्यूल है जो वो कार्बन का, वो स्टेबल नहीं हो पाता। कार्बन का जो एटम है जो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं गेन कर पाएगा? क्योंकि जो कार्बन का प्रोटॉन कार्बन है जो एटम हमारा, उसके प्रोटॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फालतू के हम इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे तो उनमें आपस में रिपल्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभालेंगे, जो बाकी के 4 आए
सेम चार्ज होने की वजह से आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। उस रिपल्शन की वजह से जो हमारा एटम है वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। वही बात करते हैं हम, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब देखो, कोई भी बड़ा अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर देता। ठीक है, जैसे आपके अंदर कोई, मान लो, वैसे तो आप सभी अच्छे बच्चे होंगे, मान लो किसी के अंदर कोई बैड हैबिट आ जाए। वैसे आलसी तो हम सभी होते हैं, आलस सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। ठीक है, क्या हम उसे ऐसे ही पड़े बेड पे दूर कर सकते हैं? इसी तरह कोई बुरी आदत को हम बिना कुछ किए दूर कर सकते हैं। इसी तरह जब हमें 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आएगी तो कार्बन खुद से बड़ा 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए हमें अपनी आदत बदलने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उन एफर्ट्स में हमारी एनर्जी लगती है। ठीक है, इसी तरह कार्बन को भी जब ये 4 इलेक्ट्रॉन खोने हैं तो उसे भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जो वो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। इतनी कार्बन में दम ही नहीं होते कि वो उतनी एनर्जी लगा सके, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज नहीं कर पाएगा, ना ही गेन कर पा रहा है। गेन करता तो बन जाता C4 नेगेटिव। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए तो 4 लिए है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता तो C4 नेगेटिव नहीं बनेगा। इसी तरह वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पाता, मतलब वो C4 पॉजिटिव भी नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए अब कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर दे। ठीक है, कोई भी एक चीज और दिमाग में याद रखो कि कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी शेयर नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयर नहीं होंगे। एक ही एटम, एक ही एलिमेंट हमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने कभी नहीं आएगा। सिर्फ कार्बन ही ऐसा होता है जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है। ठीक है, तो जब भी कार्बन को कंपाउंड बनाना पड़ेगा, इसे उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जो इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, अगर ये हाइड्रोजन के पास जाए कि भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, चाहिए उसे 4, इसके पास है 1, तो ये क्या करते हैं, ये 4 हाइड्रोजन उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। 4 हाइड्रोजन होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, वो 4 ही इलेक्ट्रॉन उसको दे पाएंगे। इस तरह कार्बन शेयरिंग करके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एक टाइम में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किसके ऊपर कैसे आता है इसके ऊपर वो देख लेते हैं एक बार हम, पेपर में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमसे कि why does carbon form, why does carbon form compounds mainly by covalent bonding। कि कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनता है मेनली कार्बन के कंपाउंड्स में, रीजन हमने समझ लिया है। अब इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, थ्योरी की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। कई बार पेपर में इस तरह भी पूछा जाता है हमसे कि जो कार्बन होता है
वो C4 पॉजिटिव या फिर C4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। और करके दूसरा क्वेश्चन लिख लो, ये कई बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है हमारा, स्टेट द रीजन why carbon can neither form why carbon can neither form C4 positive nor C4 negative but forms covalent compounds ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार सीबीएसई 2014 में पूछा गया था हमसे इस फॉर्म में। आंसर दोनों का सेम है, पैटर्न दोनों का अलग अलग है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्वेश्चन किसी भी तरह हमारे पास आए लेकिन आंसर दोनों का सेम ही होगा। तो आंसर है फॉलोइंग आर द रीजन, फॉलोइंग आर द रीजन। जो अभी मैंने हिंदी में बताया था आपको कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर सकता, कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी रखता है। तो वो आएंगे, उनके बीच में धक्का मुक्की होगी, लड़ाई होगी, जिस वजह से जो एटम है वो स्टेबल नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने का रिस्क नहीं लेगा। तो अब हमें यही लिख देना है इसके अंदर। It cannot gain 4 electrons to form C4 negative anion having neon gas configuration, जो कि होती है 2 8। ठीक है, क्यों नहीं होता ऐसे, बिकॉज the anion would be highly unstable, क्योंकि जो अनायन बनता है वो बहुत अनस्टेबल होता है रिपल्शन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू ठीक है द लार्ज अमाउंट ऑफ, इसको काट दो थोड़ा सा, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। Because the anion formed is highly unstable। क्यों है अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि because for a nucleus having 6 protons, it would be difficult, उसके लिए मुश्किल होगी to hold on 10 electron, that is for extra electrons को होल्ड करने की इसके अंदर ताकत नहीं है, इसलिए वो बहुत अनस्टेबल बनेगा। इसलिए कार्बन रिस्क ही नहीं लेता किसी से 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने के लिए। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं।
ठीक है, सेकंड पॉइंट है जिसमें हमें बताना है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों नहीं कर देता। It could lose 4 electrons. It could lose 4 electrons and form C4 positive cation. ये कर सकता है और बना सकता है C4 positive cation, पर but a large amount of energy is required to remove 4 electrons. ठीक है, leaving behind जब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, leaving behind a carbon जिसके पास है 6 प्रोटॉन with 6 प्रोटॉन, ठीक है, in its nucleus holding on just इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, सिर्फ 2 बच जाएंगे हमारे पास, holding on just 2 electrons which is not possible, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, और पॉसिबल ना होने का रीजन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो हमारा कार्बन है वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, ये हमने रीजन इसका पढ़ लिया है। एक में रीजन था कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता, रिपल्शन होगा तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि खोने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए वो लूज भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो